हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आपको पता है कि आपके अब एग्जाम आने वाले हैं, पीटी एग्जाम जो आपके होंगे। चलिए, तो आज हम उसका इस वाली वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके हिंदी जो आपका ग्रामर है, इसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं 11, 12 और शब्द भंडार वाला चैप्टर है वो आ रहा है। इसके अलावा आपके एक अनुच्छेद आएगा और पत्र आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर 11 और 12 देखते हैं। 11 और 12 में क्या है। तो ओपन योर बुक। देखिए, 11 चैप्टर जो आपका है वो है वचन। वचन के बारे में है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, वचन की परिभाषा याद करेंगे और वचन के भेद और वचन के उदाहरण। जब हम परिभाषा लिखते हैं, अगर हमसे परिभाषा पूछी जाती है तो हम परिभाषा लिखने के बाद उसके उदाहरण भी लिखते हैं। ठीक है, फिर वचन के भेद है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, ये अगर आ जाएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको एक वचन की परिभाषा लिखनी होगी और उसके उदाहरण लिखने होंगे फिर। ठीक है, अब वचन की पहचान दिया हुआ है इसमें कि वचन की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, चूहा दौड़ रहा है यानी कि एक वचन, चूहे दौड़ रहे हैं यानी कि बहुवचन। ठीक है, इस तरीके से वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम से ना हो सके तो क्रिया से हो जाती है। ठीक है, अगर सर्वनाम से और संज्ञा से नहीं हो रही है तो किससे हो जाती है, क्रिया से हो जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो दिए हुए हैं, यहाँ से आ के स्थान पर ए देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे तोता है तो तोते। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बला, बलाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे बहन तो बहनें, पेंसिल, पेंसिलें। ईक्रांत या ईक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या में बदल देने से, ई को ई में बदल देने से वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कली है तो कलियां, छोटी आ गई, बड़ी ई को छोटी में बदल दिया और या लगा दिया तो कलियां, सीटियां, नदियां, मछलियां आदि। ठीक है, ये सारे नियम इसके दिए हुए हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे और पाठ का सारांश आप इसमें से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। अभ्यास कार्य आपका हमने करा दिया है, तो वो सारा अभ्यास कार्य भी आपको याद करना है। उसके बाद है हमारा चैप्टर 12 जो कि कारक के बारे में है। अब कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा है। फिर है कारक के भेद, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, पादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, उसके बाद ये है इसकी कारक है और ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक ने कर्म को करण से के साथ के कारण संप्रदान के लिए को, अपादान कारक से संबंध कारक का, के की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक ए, अरे। ठीक है, तो ये सारे इसकी विभक्ति चिन्ह हो गई हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ये कर्ता कारक किसे कहते हैं ये इसमें बताया हुआ है। उसके बाद ये कर्म कारक। ठीक है, सारे कारक के बारे में इनकी परिभाषा दी है। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका कर्ण कारक, संप्रदान कारक और फिर उसके बाद है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये सारा इसमें आपको परिभाषा भी दी है और इसके उदाहरण भी दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पाठ का सारांश भी एक बार पढ़ लेना है। फिर ये आपका अभ्यास कार्य है जो आपकी मैम ने करा दिया है, आप सभी बच्चों ने अपनी बुक में किया हुआ है और नोटबुक में अपने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। अब हम शब्द भंडार वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये है पार्ट 4 शब्द भंडार। इसमें इस चैप्टर में से भी आपके जो है वो जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार हम इसको भी
देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शब्द भंडार में सबसे पहले आपके पर्यायवाची शब्द हैं, तो जो भी पर्यायवाची शब्द आपके हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर है इसमें समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जैसे देखिए नाग, सर्प और नग, पर्वत। ठीक है, बदन मतलब मुख और बदन में मतलब शरीर, यानी कि एक ही अक्षर का या मात्रा का चेंज हो जाता है, बदल जाता है या उसमें ज्यादा आ जाती है। जैसे नाग है, नग मतलब पर्वत और ना पे बड़े की मात्रा आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया नाग सर्प, यानी कि अंतर ही बदल गया। तो ये हो जाते हैं समरूपी भिन्नार्थक, मतलब देखने में एक से लगते हैं लेकिन अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द देखिए आप, अनेकार्थी शब्द में मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कुशल है तो चतुर, खैरियत। पद का मतलब क्या होता है, पैर भी होता है, ओहदा होता है। छंद का चरण होता है। ठीक है, अब तीर का मतलब होता है वाण, जो धनुष में से निकलता है, और एक होता है तीर मतलब नदी का जो किनारा होता है उसको भी तीर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए गुण। गुण मतलब होता है किसी चीज की विशेषता, लेकिन गुण को, रस्सी को भी गुण कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये है आपके अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के जिसमें अनेक अर्थ होते हैं। उसके बाद है आपका विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आपको सभी बच्चों को याद करने हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपका जो पाठ है शब्द भंडार, उसके अंतर्गत है सारी चीजें जो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ठीक है, अब ये आपके हैं अनेकार्थी शब्द, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो इस लोक का ना हो, लौकिक, जिस पर संदेह हो, संदिग्ध। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। देखो एकार्थक प्रतीत होने वाले यानी कि हमें लगता है जैसे कि एक ही तरीके के उसमें अर्थ होगा। देखिए अब जैसे निर्णय और न्याय, मतलब दोनों ही शब्द एक से लगते हैं कि एक से हैं, लेकिन जो अर्थ इनका होता है वो अलग होता है। निर्णय मतलब सामान्य फैसला और न्याय मतलब सही इंसाफ। अब देखिए छाया मतलब वृक्ष की छाया जिसके नीचे हम खड़े होते हैं, और परछाई यानी कि जब हम कहीं, जिसको शैडो बोलते हैं, ठीक है, तो वो होती है परछाई यानी कि व्यक्ति की। अब अभिमान देखिए, स्वयं को श्रेष्ठ मानना ये हो गया अभिमान। अहंकार यानी कि झूठा घमंड। तो इस तरीके से ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा पार्ट 22 में जो हमारा अनुच्छेद लेखन है। तो अनुच्छेद लेखन में ये जो अनुच्छेद दिए हुए हैं इनको आप याद करेंगे, और इसमें से जो भी अनुच्छेद आएगा वो आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अनुच्छेद लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखा होता है। ठीक है, तो आपको 75 से 100 शब्दों तक में एक अनुच्छेद लिखना है, जो भी जिस भी विषय पर आपके एग्जाम में आए। उसके बाद आपके पास आपके एग्जाम में पत्र भी आएंगे। ठीक है, तो वो पत्र लेखन को आपको इस तरीके से लिखना है। ये भी आप अपनी एक बार जो आपकी अंतरा व्याकरण की जो बुक है उसमें से आपको एक बार सभी पत्रों को देखना है और समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवीजन व्याकरण में, और आपकी जो भी नोटबुक में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से भी आपको याद करना है और बुक में से भी याद करना है। ओके।